नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कफ के बारे में, खांसी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, किस कारण से खांसी उत्पन्न होती है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। खांसी क्या होती है? खांसी गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। किसके इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है? तो गले में इन्फेक्शन हो जाए या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके इन्फेक्शन के कारण खांसी उत्पन्न होती है। क्लियर है? यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह दूसरी बीमारी का लक्षण है। किसका लक्षण है? दूसरी बीमारी का लक्षण है। दूसरी बीमारी बोले तो फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, टीबी की बीमारी हो गई, या गले में कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो उनके कारण जो कफ होता है वो निकलने लगता है, तो जिसके कारण हमें खांसी हो जाती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कोजेस के बारे में। क्या इसके कारण होते हैं, किन किन कारणों से जो है कि खांसी उत्पन्न होती है। तो कोजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टॉन्सिलाइटिस, गिल्टियों में सूजन। आपने देखा होगा कि गले के अंदर अपनी जीबान के पीछे दो तालू टाइप लटके होते हैं, उनको बोलते हैं गिल्टिया, टॉन्सिल बोलते हैं उनको। और उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस। तो जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो इस स्थिति में अपन को खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। क्लियर है? दूसरा होता है शोर थ्रोट। दूसरा क्या होता है? शोर थ्रोट। शोर थ्रोट यानी कि गला खराब हो गया, गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, गला खराब हो गया, गले के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो इस स्थिति में हमें खांसी हो सकती है। तीसरा देखते हैं हम सर्दी जुकाम हो गया हमें। सर्दी जुकाम में भी क्या होता है? शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है। जब शरीर में इन्फेक्शन होता है सर्दी जुकाम में, तो वो क्या खांसी के रूप में बाहर निकलता है, तो इस स्थिति में भी हमें खांसी हो सकती है। अगला देखिए इसमें कि वायरल इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? लेरिंजाइटिस हो गया या फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो चिकन पॉक्स हो गया। क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, मीजल्स हो गया। इस स्थिति में, ये वायरल इन्फेक्शन की स्थिति में भी हमें खांसी हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिएगा, खांसी और किन किन कारणों से हो सकती है। एक और होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारी होती है, और जब ये होती है तो फेफड़े को पूरी तरीके से खराब कर देती है, और इसका पहला लक्षण ही 2 सप्ताह से ज़्यादा बुखार आना, खांसी होना, ये इसके लक्षण होते हैं। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे खांसी के प्रकार के बारे में, कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ देखिएगा खांसी के प्रकार, और खांसी जो होती है सबसे पहले होती है ड्राई कफ, बोले तो सूखी खांसी। इस वाली खांसी में हमें बलगम बिल्कुल नहीं आता है, हमारे गले में खराश जम जाती है और हम उसे खांसने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कफ बाहर बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि ये खांसी कौन सी होती है? सूखी खांसी होती है। अगली देखिए, अगली खांसी होती है मोइस्ट कफ। मोइस्ट कफ को बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलगम वाली खांसी भी बोलते हैं। इस खांसी के अंदर बलगम आता है, इसलिए इसको मोइस्ट कफ बोला गया है। इस खांसी में कफ इजीली बाहर आ जाता है। क्लियर है? तीसरी जो खांसी होती है वो वूफिंग कफ होती है, और बहुत भयंकर खांसी होती है। कभी कभी ये दौरे के रूप में भी आती है। दौरे के रूप में आने वाली खांसी होती है, और ये एक इंसान से दूसरे इंसान में भी खांसी को फैला देती है ना। तो खांसते वक्त इस खांसी में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको वूपिंग कफ बोला गया है। क्लियर है? चलिए अब हम जानते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसको? ड्राई कफ के बारे में। सबसे पहले हम ड्राई कफ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ड्राई कफ होता क्या है। तो ड्राई कफ में देखिए कि गर्म वस्तुओं का काफी अधिक इस्तेमाल तथा असावधानी के कारण फेफड़ों में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। गर्म वस्तुओं के काफी अधिक इस्तेमाल तथा असावधानी के कारण कफ फेफड़ों में जमा होकर सूख जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इस प्रकार की खांसी में स्पुटम नहीं आता है, तथा बहुत ज्यादा खांसने पर थोड़ा बहुत म्यूकस निकलता है। इसमें म्यूकस तो बिल्कुल ही न के बराबर निकलता है। वो भी कैसे निकलता है? बहुत ज़्यादा खांसने पर। जब इंसान बहुत ज़्यादा खांसता है उस स्थिति में थोड़ा बहुत म्यूकस निकलता है, लेकिन म्यूकस ऑलरेडी बन रहा होता है इसमें, है ना। इसीलिए इसको ड्राई कफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखी खांसी बोलते हैं।
है ना। यह खांसी जो होती है ये कैसी होती है, बार बार उठने वाली खांसी होती है। यह खांसी क्या होती है, बार बार उठती है, और इस प्रकार की खांसी में साए साए की आवाज सुनाई देती है। आप कभी जब ये खांसी अपन को ऐसा लगे कि कफ आ रहा हो, लेकिन खांसने की बजाय अगर अपन ऊंची सांस लेंगे तो उसमें साए साए की आवाज आएगी। तो इस प्रकार की खांसी में कैसी आवाज आती है, साए साए की आवाज आती है। क्लियर है। चलिए, यह खांसी बार बार उठती है और इसमें साए साए की आवाज आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोइस्ट कफ के बारे में। किसके बारे में, मोइस्ट कफ के बारे में बात करेंगे हम बात करें तो ये कैसी है, बलगम वाली खांसी होती है। कैसी होती है, बलगम वाली खांसी होती है। इसमें देखिएगा कि इस प्रकार की खांसी में स्पुटम अधिक मात्रा में आता है, बोले तो बलगम अधिक मात्रा में आता है। कैसा आता है, बलगम अधिक मात्रा में आता है इस वाली खांसी में। आमतौर पर क्या होता है, जब ड्राई कफ होता है, मान लीजिए हमने ड्राई कफ का इलाज नहीं करवाया, ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। मान लीजिए कि ड्राई कफ है, अब ये ड्राई कफ क्या होगा, ड्राई कफ कभी भी मॉइस्ट कफ में बदल जाएगा, है ना। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिविटी हो जाती है। क्या होती है, सेंसिटिविटी हो जाती है। वो जो ड्राई कफ पिछली बार हमने पढ़ा था, ड्राई कफ वो किस में, मॉइस्ट कफ में बदल जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जिससे म्यूकस ज्यादा निकलने लगता है। और सूखी खांसी, क्या सूखी खांसी बोले तो ड्राई कफ किसमें, बलगम वाली खांसी में बदल जाती है। क्लियर है। सूखी खांसी किसमें बदल जाती है, बलगम वाली खांसी में बदल जाती है। बलगम वाली खांसी में बदल जाती है, जिससे क्या होता है, हमें मॉइस्ट कफ देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे वूपिंग कफ के बारे में। किसके बारे में, वूपिंग कफ के बारे में। वूपिंग कफ क्या होता है, इसमें देखिएगा, वूपिंग कफ एक इन्फेक्शन डिजीज है। मैंने बताया था कि यह इन्फेक्शन डिजीज है। इन्फेक्शन डिजीज का मतलब यह होता है कि यह एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकती है। सबसे भयंकर वाली खांसी होती है, दौरे के रूप में आने वाली खांसी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज होती है ना। यह कम्युनिकेबल भी होती है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि एक इंसान है वह खांसेगा तो दूसरे इंसान में भी खांसी होने लगेगी, यानी कि वो बैक्टीरिया अपने ड्रॉप्स के द्वारा दूसरे इंसान के मुंह में चला जाएगा। इसमें खांसते वक्त कफ आता है, क्या आता है, खांसते वक्त इसमें कफ आता है, और सांस लेते वक्त वूप की आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है, वूप की आवाज सुनाई देती है ना। इसमें खांसते वक्त कफ आता है और वूप की आवाज सुनाई देती है। क्लियर है, इसलिए वूप से रिलेटेड वूपिंग कफ नाम दिया गया है। क्लियर है। चलिए, इसमें देखते हैं हम आगे इन तीनों खांसी के इलाज के बारे में देखते हैं कि अलग अलग खांसी में कौन कौन सा इलाज दिया जाता है, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। हम देखते हैं इलाज के बारे में कि खांसी का हम इलाज कैसे करेंगे। हम सबसे पहले कफ साइरप के बारे में देखेंगे कि कफ साइरप के बारे में हम बात करें तो ये ड्राई कफ, मॉइस्ट कफ और वूपिंग कफ, हमने जो तीनों प्रकार की जो खांसी पढ़ी थी, उन तीनों प्रकार की खांसी में जो है कि कफ साइरप समान अलग अलग होगी। कैसी होगी, तीनों प्रकार की खांसी में कफ साइरप अलग अलग यूज में लेंगे अपन। कैसे लेंगे, अलग अलग यूज में लेंगे। क्योंकि एक में बलगम आ रहा था, एक में बलगम कम आ रहा था, एक में बलगम बहुत ज्यादा आ रहा था, तो उसी के बेस पे इनके फॉर्मूलाज इस्तेमाल होंगे। और यहाँ पे लोग गलती करते हैं, कोई सा भी खांसी आता है उसको पूछते नहीं है कि भाई सूखी खांसी है कि बलगम वाली खांसी है, बिना चेक करे उसको कफ साइरप दे देते हैं। उसको आराम ना मिलने के नतीजे में हमारा ट्रीटमेंट वहां पे फेल हो जाता है। क्लियर है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ड्राई कफ की कफ साइरप के बारे में। अगर ड्राई कफ में देखें तो इसमें हम कौन सी देंगे, एस्कोरिल डी देंगे। कौन सी देंगे, एस्कोरिल डी देंगे। और इसमें फॉर्मूला होता है डेक्सोमेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, फेनाइरामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनाइरामाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये दो तो इसमें एंटी हिस्टामिन होते हैं, एक इसमें स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड और एंटी हिस्टामिन साथ में काम करके जो ड्राई कफ को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, वहां पे हिस्टामिन को सप्रेस कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है, खांसी बंद हो जाती है। अगर इसमें ये इस्तेमाल में ना करना चाहे तो इसमें ये इस्तेमाल में ना करना चाहे तो एक और आती है इसमें, साइरप ग्रीन लिक्टस। कौन सी आती है, साइरप ग्रीन लिक्टस। इसमें आता है गुआफेंसन, डेक्स्ट्रामेथोर्फेन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफेनाइरामाइन, है ना। इसमें ये आता है। तो दोनों कफ साइरप में से कोई सी भी कफ साइरप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट देखेंगे हम मॉइस्ट कफ के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे? मॉइस्ट कफ के बारे में। अगर मॉइस्ट कफ हो तो इसमें देखिएगा हम साइरप ग्रीन लिक्टस बीएम इस्तेमाल करेंगे। कौन सी करेंगे? साइरप ग्रीन लिक्टस बीएम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इस ग्रीन लिक्टस बीएम के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है टर्ब्यूटालाइन सल्फेट एवं ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। आप ग्रीन लिस्टर बीएम के अलावा अगर ये फॉर्मूला आपको दूसरी किसी कप साइरप में मिल रहा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर आपको किसी दूसरी कप साइरप में ये फॉर्मूला मिल रहा है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा जो टर्ब्यूटालिन होता है ये क्या करता है? हमेशा कफ सप्रेसेंट की तरह कार्य करता है, यानी कि ये कफ को रोक देता है। क्या करता है? कफ को रोक देता है, इसीलिए इसको मॉइस्ट कप में इस्तेमाल में ले जाता है। अगर हम इसमें ये साइरप इस्तेमाल में ना करना चाहें तो इसके अलावा हम एक और साइरप इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं जिसका नाम है चेस्टन प्लस। क्या नाम है जिसका? चेस्टन प्लस। इसमें होता है गुआफेंजोन एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और टर्ब्यूटालाइन होता है। और अभी तक के प्रैक्टिकल बेस के हिसाब से प्रैक्टिशनर का कहना है कि ये साइरप जो होती है बेस्ट होती है। कौन सी होती है? चेस्टन प्लस साइरप बेस्ट होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं काली खांसी या वूफिंग कफ के बारे में। किसके बारे में? अगर खांसी काली हो या वूफिंग कफ हो तो इसमें जो है कि हम कौन सा इस्तेमाल लेंगे? तो इसमें साइरप ग्रीन लिक्टस सीडी इस्तेमाल में लेंगे। कौन सा लेंगे? साइरप ग्रीन लिक्टस सीडी इस्तेमाल में लेंगे, है ना। इसका जो फॉर्मूला की बात करें तो इसमें कोडिन सल्फेट होता है और क्लोरफेनाइरामाइन होता है। क्या होता है? कोडिन सल्फेट होता है और क्लोरफेनाइरामाइन होता है। हमें मरीज को पहले पूछना होता है कि आप जब खांसते हो तो क्या आपको वूप की आवाज़ सुनाई देती है? अगर मरीज बोलता है कि हाँ ऐसा सुनाई देती है तो हमको क्या करना चाहिए? उसमें साइरप ग्रीन लिक्टस सीडी इस्तेमाल में करना चाहिए। क्लियर है? साइरप के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक के रूप में। देखिए कफ साइरप जो है कि कफ के अकॉर्डिंग अलग अलग थी, लेकिन एंटीबायोटिक सभी के लिए समान रहेगी। क्या रहेगी? एंटीबायोटिक सभी के लिए समान रहेगी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, मैंने यहाँ लिखा है कि तीनों प्रकार की खांसी के लिए एंटीबायोटिक जो है कि क्या रहेगी? समान रहेगी, ये अलग अलग नहीं रहेगी। क्लियर है? चलिए इसमें देखिएगा सबसे पहली जो एंटीबायोटिक हम इस्तेमाल में लेंगे वो कैप्सूल अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल में लेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अमोक्सिसिलिन 500 mg 18 साल से ऊपर के मरीज के लिए बेस्ट होता है। तो अमोक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है ये बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को हटाने के लिए सबसे मददगार एंटीबायोटिक होती है। क्लियर है? इसको सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? इसको सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक होती है अगर हम अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल में ना करना चाहे तो नेक्स्ट हम ले सकते हैं टेबलेट। इसी की टेबलेट ले सकते हैं। वो टेबलेट का नाम है यहाँ पे अमोक्सिक्लेव 625 mg। कौन सी? अमोक्सिक्लेव 625 mg। बहुत ही अच्छी टेबलेट होती है। ये सुबह शाम खाने के बाद लेनी होती है। कब लेनी होती है? सुबह शाम खाने के बाद लेनी होती है। अगर हम अमोक्सिक्लेव 625 भी इस्तेमाल में ना करना चाहें तो इसकी जगह हम एक और टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। कौन सी होती है? एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। कौन सी होती है? एजिथ्रोमाइसिन 500 mg होती है। इसको सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। अगर एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल में न लेना चाहे तो हम टेबलेट लिवोफ्लोक्सासिन ले सकते हैं। कौन सी? टेबलेट लिवोफ्लोक्सासिन एलजी। यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये चारों एंटीबायोटिक कफ को ये दूर करने के लिए यहाँ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए लिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे बहुत से प्रैक्टिशनर क्या करते हैं कि दो एंटीबायोटिक को एक साथ दे देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि एक को शाम को दे दिया तो दूसरी को सुबह दे दिया, इससे वो काम कम करेगी। इसलिए अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो हमेशा एक ही प्रकार की एंटीबायोटिक दे। अगर एक से काम नहीं हो रहा है तो फिर एक की डोज पूरी करने के बाद हम दूसरी एंटीबायोटिक दे सकते हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कि इसके साथ यदि मरीज को सर्दी जुकाम हो रहा हो, खांसी के साथ मरीज को सर्दी जुकाम हो रहा हो तो एक बहुत अच्छी टेबलेट आती है सोलविन कोल्ड। सोलविन कोल्ड में देखो पैरासीटामोल 500 mg आता है जो कि पेशेंट के बुखार को कम कर देगा। पैरासीटामोल 500 mg पेशेंट के बुखार को कम कर देगा। और पेशेंट को जो है कि सर्दी हो रही है, क्या हो रही है? सर्दी हो रही है, तो इसमें फेनाइरामाइन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनाइरामाइन 2 mg होता है। और इसको हम सुबह शाम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? सुबह शाम ले सकते हैं। क्लियर है? अगर
उपरोक्त अगर हमने जो एंटीबायोटिक देखी, जो कफ सिरप देखी, और इससे अगर मरीज को आराम ना पड़े तो इसके साथ में क्या करना चाहिए? अगर मरीज को उपरोक्त इलाज से आराम ना मिले तो इसमें मरीज को इंजेक्शन मोनोसेप आईवी सुबह शाम 3 दिन तक लगा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, मरीज को इजीली आराम मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर फिर भी मरीज को आराम ना मिले, अगर यदि फिर भी उपरोक्त हमने मोनोसेप वगैरह सब कुछ लगा लिया, अगर मरीज को फिर भी आराम ना मिले तो हमें कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए? या तो हमें टीबी की जांच करानी चाहिए, जिसमें मरीज का स्पुटम कलेक्शन करके जो खंकार की जांच करानी चाहिए, सीबीसी करा लेनी चाहिए, ब्लड शुगर करा लेनी चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हाइपर ग्लाइसेमिया की वजह से भी फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। चेस्ट एक्सरे करा के देख लीजिए, और चेस्ट एक्सरे क्या है कि जिससे हमें टीबी का पता भी आसानी से लग जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सावधानियां की, कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, सावधानियां कफ वाले मरीज को फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें देखिए कि खांसी के वास्तविक कारण का पता लगाकर, खांसी के वास्तविक कारण का पता लगाकर ही इलाज करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब है कि मरीज को पूछो पहले कि भाई आपको क्या ड्राई कफ है या मॉइस्ट कफ है, बलगम वाली खांसी आती है या सूखी खांसी आती है, और उनका पता लगाकर ही सबसे पहले हमको इलाज शुरू करना चाहिए। क्लियर है? हमेशा मरीज को क्या है कि हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीना चाहिए? हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से क्या होता है, खांसी का लेवल और बढ़ सकता है ना। मरीज को अगर स्मोकिंग करता है, क्या करता है मरीज, अगर स्मोकिंग करता है तो वो छोड़ देना चाहिए, मरीज को बेड रेस्ट करना चाहिए, एल्कोहल दारू वगैरह नहीं पीना चाहिए। क्लियर है? स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए, ये क्या होता है, एलर्जी कंडीशन पैदा करता है। मरीज को हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि मैं हर वीडियो ऐसे डिटेल में बनाऊं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आज आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है? क्लियर है? थैंक यू।